जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने रिजल्ट कार्ड में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान की मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं। क्लास भी आज 38 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक टॉपिक से सीटेट की जो है एसएसटी की क्लास कवर की जा रही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख द्वारा सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है? तापमान द्वारा, वायु दाब द्वारा, वर्षा द्वारा, आर्द्रता द्वारा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है कल की क्लास में कराया जा चुका है। क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। वर्षा द्वारा अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संबंधी उपागम को चुनिए। आदर्श स्थितियों को दर्शाना, वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना। थर्ड ऑप्शन है मुख्य रूप से राष्ट्रीय उदाहरणों को प्रस्तुत करना। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों को कठोर वास्तविक स्थितियों से परिचित कराना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। छात्रों में लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ विकसित करने के लिए वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना। और उदाहरण के लिए होगा कक्षा मॉनिटर के मतदान में भाग लेने वाले छात्राओं को प्रोत्साहित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकेंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी है? हिंदी में, प्राकृतिक में, पाली में, संस्कृत में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है, गणितज्ञ तथा खगोलीय शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किन भाषाओं में लिखी थी? तो वह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने संस्कृत भाषा में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक जो है लिखी थी, और इसमें 121 छंद शामिल हैं। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक में 121 छंद शामिल हैं। 121 छंद शामिल है, और यह गणित की नियमावली है। इसमें क्या है? गणित के नियम हैं। गणित के नियम हैं। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक में कई तथ्य और चित्रों का इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है, जिनका आज भी उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? सारनाथ में, बोधगया में, सांची में, थोटला कोंडा में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां महात्मा बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? तो वह स्थान है सारनाथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है, सारनाथ। भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को सारनाथ में पहली बार उपदेश दिया था। कितने शिष्यों को? तो 5 शिष्यों को।
5 शिष्यों को पहली बार सारनाथ में उपदेश दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मोवेंदेर कहा गया है? चोल, राष्ट्रकूट, पांड्य, चेल, पांड, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, पांड्य, चोल है, चेर है, पांड्य। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह भी जो क्वेश्चन है सीटेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चोल, चेर, पांड्य। चोल, चेर, पांड्य को मोवेंदेर कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। संगम दक्षिण भारत का एक लोकप्रिय तमिल साहित्य है। संगम कविता जो है यह एक तमिल साहित्य है। कैसा साहित्य है? तमिल साहित्य है। संगम दक्षिण भारत का एक लोकप्रिय तमिल साहित्य है जिसमें चोल, चेर, पांड्य राजवंशों का उल्लेख है। सामूहिक रूप से संगम साहित्य की गई कविताओं में चोल, चेर, पांड्य राजवंशों को मोवेंदेर के रूप में उल्लेखित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पाली वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसको शासनकाल में बनाया गया था? मौर्य के, पांड्य के, चोल के, कुषाण के। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पाली वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो वह है मौर्य शासनकाल में यह बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। रामपुरवा में मिले सांड को 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा मौर्य शासनकाल के दौरान बनाया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। अशोक के द्वारा मौर्य शासनकाल में यह बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया? शंकर, अल्लमा प्रभु, रामानुज, बसवन्ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया था? तो वह रामानुज ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है, रामानुज। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के दर्शन का प्रचार किया था। विशिष्टता द्वैत वेदांत दर्शन का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो वह है यह एक वेदांत दर्शन का यह एक हिस्सा है। वेदांत दर्शन का यह एक हिस्सा है जो अद्वैतवाद में विश्वास रखता है। विश्वास किस में रखता है? तो अद्वैतवाद में। अद्वैतवाद में विश्वास रखता है और इसका अद्वैतवाद के रूप में वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है। पुरातत्वविदों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता है। ऐतिहासिक पांडुलिपियां तथा दस्तावेज को रखा जाता है। खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ किस प्रकार की वस्तुएं रखी जाती हैं। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
अभिलेखागार वह स्थान है जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियां तथा दस्तावेज को रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। एक ऐसी जगह है जहां महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सांस्कृतिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को संग्रह किया जाता है, उसे अभिलेखागार कहा जाता है। और यह एक अभिलेखागार शोधकर्ता की खोज में बहुत महत्वपूर्ण है। अभिलेखागार जो है यह शोधकर्ताओं के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुआ वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? यह नामदेव और उनके साथियों द्वारा किया गया था। इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। इसने विट्ठल की पूजा पर बल दिया। यह सभी प्रकार के कर्मकांड का विरोधी था, परंतु मूर्त पूजा को बढ़ावा दिया। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुआ वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन है वह सही है? इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वीर शैव आंदोलन बसवन्ना से 12वीं शताब्दी में कर्नाटक से शुरू किया गया था और यह मानव की समानता पर बल देता था। मानव की समानता पर बल देता था। मानव की समानता पर यह बल देता था। इसके द्वारा समाज में निचली जातियों और महिलाओं के उत्थान का समर्थन किया गया। इसने मूर्ति पूजा के अनुष्ठान का भी विरोध किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय बंदगा के बारे में निम्नलिखित दो कथन ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, बंदगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। कथन बी है, बंदगा पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और ना उन पर निर्भर हो सकते थे। ऑप्शन है ए गलत है, बी सही है। ए सही है, बी गलत है। ए बी दोनों सही हैं और ए बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन लंबा है तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सीटेट के एग्जाम में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो है आम बात है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन। पहला कथन है, बंदगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। यह बात सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, बंदगा पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और ना ही उन पर निर्भर हो सकते थे। यह भी कथन जो है सही है। दोनों कथन सही हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ए बी दोनों कथन ही सही हैं। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। बंदगा जो है फारसी शब्द है। बंदगा जो है कैसा शब्द है? तो यह एक फारसी शब्द है जिसे विशेष तौर पर सैन्य सेवाओं के लिए खरीदा जाता था और इन गुलामों को दिल्ली के पूर्व सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? तो वह है इल्तुतमिश द्वारा। इल्तुतमिश द्वारा लाया गया था। वे पूरी तरह से अपने मालिकों पर निर्भर थे, इस कारणवश सुल्तान उन पर भरोसा नहीं करते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि
वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। सेकंड ऑप्शन है, उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया। थर्ड ऑप्शन है, उनके मिशन में विधवाओं और गरीब महिलाओं को न केवल पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया गया, अपितु व्यावसायिक कुशलताओं की सहायता से स्वावलंबी होने की शिक्षा भी दी गई। फोर्थ ऑप्शन है, उन्होंने अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़े बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, रामाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थीं, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। रामाबाई संस्कृत की प्रख्यात विदुषी यानी विद्वान महिला थी, जो एक समाज सुधारक भी थी। यह एक समाज सुधारक भी थी। उन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए अनेक कार्य किए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? तो डलहौजी ने, हेस्टिंग्स ने, कॉर्नवालिस ने, कैनिंग ने। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो वह कौन सा शासक था? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वह था लॉर्ड कैनिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने यह निर्णय लिया था कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के पश्चात उसके किसी वंशज को मुगल बादशाह नहीं माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? पूछा है वह कौन सा कथन है जो गलत है। पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्यपुस्तकों पर अधिक बल दिया गया। सेकंड ऑप्शन है, अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान का अधिक बल दिया। थर्ड ऑप्शन है, अंग्रेजों में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया। फोर्थ ऑप्शन है, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है, औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन जो है चुनना है। बताइए सभी कौन सा ऑप्शन जो गलत है, जो गलत होगा वही सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट होगा। अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। यह बात जो है गलत है और गलत होने के कारण ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यह कहना गलत होगा कि अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ने लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर बल दिया जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। कथन भी है, यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या
को कम किया जाए। सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन है ए गलत है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत हैं, ए सही है, बी गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कथन पहला है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया। यह बात सही है, पहला कथन सही होगा। सेकंड कथन है, यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। यह बात जो है गलत है। सेकंड कथन गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह सही होगा, ए सही है किंतु बी गलत है। 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की सभी प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन आ गया और ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकारों को अपने हाथों में ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? पोट्टी श्रीरामल्लू, महात्मा गांधी, श्री राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो दिया गया है दक्षिण भारत, क्वेश्चन जो कह रहा है दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वह थे सी राजगोपालाचारी जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता था, यह राजा जी के नाम से जाने जाते थे। यह दक्षिण भारत के राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था और यह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने। श्री राजगोपालाचारी जी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे श्री राजगोपालाचारी जी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।